फोर्थ शेड्यूल की सरफेस स्टडी कर लेने के बाद अगर हमसे यह क्वेश्चन किया जाता है कि शेड्यूल 4 में पार्लियामेंट के अपर हाउस में स्टेट वाइज स्टेट्स के लिए कुल कितनी सीटों का एलोकेशन किया गया है, अथवा शेड्यूल 4 में पार्लियामेंट के अपर हाउस में यूनियन टेरिटरीज के लिए कुल कितनी सीटें अलॉटेड की गई हैं, अथवा एट प्रेजेंट पार्लियामेंट के अपर हाउस में सीटों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, अपर हाउस में किस स्टेट्स को मैक्सिमम अथवा किस स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को मिनिमम सीटें अलॉटेड की गई हैं, पार्लियामेंट के अपर हाउस में मेंबर्स के लिए होने वाले इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, अपर हाउस के मेंबर्स के लिए होने वाले इलेक्शन में पार्लियामेंट अथवा स्टेट लेजिस्लेचर के कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अथवा राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ साथ उनकी काउंसिल के अन्य मिनिस्टर्स भी अपर हाउस के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ शेड्यूल की सरफेस स्टडी कर लेने के बाद अगर हमसे यह क्वेश्चंस किए जाते हैं तो नॉर्मली हम बगले झांकने लग जाते हैं। हमारे साथ समस्या यही है कि एक तो हम मात्र सरफेस स्टडी से ही एग्जाम क्रैक कर लेना चाहते हैं और दूसरा यह कि हम लोग टॉपिक से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तथापि हम लोग कभी डीपली जानने का यह प्रयास ही नहीं करते हैं कि मेरिट लिस्ट में टॉप पर आने वाले कैंडिडेट्स आखिर ऐसी कौन सी अनोखी स्टडी करते हैं जिसे करने से हम चूक जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनुप्रिया एंजल। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का टू द पॉइंट करियर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। लेकर आई हूं आपके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था with easy steps and tricks for high level objective and also subjective type questions related to pre and others one day competitive examinations. And before proceeding this session, we thank the director of the institution, Mr. Atul Saxena sir, in whose supervision we are going to tell you that what is Schedule 4 and which members of parliament and state legislature participate in the elections for the members of council of states. चतुर्थ अनुसूची क्या है और इस हेतु राज्यसभा सदस्यों के लिए होने वाले निर्वाचन में संसद एवं राज्य विधानमंडल के कौन कौन से सदस्य मतदान करते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड उन सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स तथा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की जिनकी फ्यूचर में होने वाले नेक्स्ट जनरेशन एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अब प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची। अनुसूची 4 और कुछ नहीं अपितु एक ऐसी तालिका है जिसमें राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यवार राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। Schedule 4 is nothing but a classified table containing the allocation of seats of Rajya Sabha for states and union territories state-wise. Now the problem is how to remember Schedule 4. चतुर्थ अनुसूची को याद करने की क्या है बेस्ट ट्रिक। सबसे पहले अनुसूची 4 के 4 से र अक्षर को अलग कर लेते हैं। अब आप उस गेम का नाम बताइए कि जिसको मैक्सिमम 4 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते हैं और उस गेम का नाम भी 4 लेटर्स का ही है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, लूडो। लूडो जो काफी कुछ प्राचीन काल के चौपर से मिलता जुलता है। चौपर को राजमहलों में तथा जनरली राजा की सभाओं में एंजॉय किया जाता था। इस प्रकार राजा की सभा का शॉर्ट फॉर्म हुआ राज्यसभा और तदुपरांत राज्यसभा से निर्मित हुआ राज्यसभा। यहाँ राज्यसभा के फर्स्ट लेटर और शेड्यूल 4 के लास्ट लेटर का कॉम्बिनेशन भी लर्न किया जा सकता है। इस प्रकार शेड्यूल 4 से लिंक होता है राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए सीटों का राज्यवार आवंटन। That means there is allocation of seats in the Council of States allocated to the states and the union territories of union state-wise in fourth schedule. यहाँ ध्यान देने योग्य एक पॉइंट यह भी है कि राज्यसभा को संसद का उच्च अथवा ऊपरी परंतु द्वितीय सदन भी कहा जाता है। There is also a fact to note here that the Rajya Sabha, that is Council of States, is also called the upper but second house of the parliament. It is believed that the respected citizen of the country is represented in this house, which is commonly known as the intelligentsia in the society. माना जाता है कि संसद के इस उच्च सदन में देश का वह सम्मानित नागरिक प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामान्यतः समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 होगी, किसी भी परिस्थिति में 250 से अधिक नहीं होगी। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 says that the maximum strength of the Rajya Sabha will be 250. Under no circumstances shall be exceeded by 250. इनमें से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे राज्यों की विधानसभाओं से तथा 12 सदस्य नाम निर्देशित या नामांकित या नामित किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा।
means that out of 250, 238 members will be elected by states' legislative assemblies and 12 will be nominated by President. At present, there are 245 seats in Council of States. वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट हैं, जिनमें से 225 सीट्स स्टेट से तथा 8 सीट्स यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट की जाती है। Whereas 12 seats are nominated by President of India. अर्थात 12 राज्यसभा सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने से पहले स्टेट से 229 सीट्स तथा यूनियन टेरिटरी से 4 सीट्स आती थी। स्टेट्स की 229 सीट्स में से 4 सीट्स जम्मू कश्मीर की होती थी, लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर कोटे की 4 सीट्स यूनियन टेरिटरीज में मर्ज कर दी गई हैं। एट प्रेजेंट राज्यसभा को स्टेट से 225 सीट्स का जबकि यूनियन टेरिटरी से 8 सीट्स का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जिनमें से 4 सीट्स जम्मू कश्मीर की, 3 सीट्स दिल्ली की तथा 1 सीट पुदुचेरी से आती है। शेष 5 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको राज्यसभा के लिए कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं उन टॉप 3 स्टेट्स की जहां से पार्लियामेंट के अपर हाउस के लिए मैक्सिमम सीट्स अलॉटेड की गई हैं। यहाँ पर देखिए कि सभी वेरिएंट्स में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु क्रमशः 2nd और 3rd पोजीशन पर आते हैं। इस लिस्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी लिस्ट से आते हैं। और हाँ, डोंट बी क्रेजी टू क्रिएट मोर एंड मोर शॉर्टकट्स। Otherwise, shortcuts for these shortcuts will have to be created to remember these shortcuts. My dear friends, if you are enjoying this video, please like the video and also subscribe the channel, which is absolutely free for you. Now, we will discuss some important questions related to allocation of seats in Council of States. राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं में से फर्स्ट क्वेश्चन है कि शेड्यूल 4 को कौन कौन से आर्टिकल्स के साथ लिंक किया गया है। आंसर है आर्टिकल 4 क्लॉज 1 और आर्टिकल 80 क्लॉज 2। आर्टिकल 4 क्लॉज 1 कहता है कि यदि पार्लियामेंट चाहे तो नए राज्य के समायोजन, गठन या नाम परिवर्तन से संबंधित द्वितीय और तृतीय आर्टिकल के किसी भी प्रायोजन के लिए फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकती है। Means to say that Parliament may, if it so desires, amend the 1st and 4th schedule for any of the purposes of Articles 2nd and 3rd relating to the adjustment, formation or renaming of a new state. और इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की भी आवश्यकता नहीं होगी। मात्र उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही ऐसा संशोधन किया जा सकेगा। And for this, there will be no need for constitutional amendment under Article 368. Such amendment can be made only by a simple majority of the members present. तथा आर्टिकल 80 क्लॉज 2 कहता है कि राज्यसभा में राज्यों के और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा। The allocation of seats in the Rajya Sabha to be filled by the representatives of the states and union territories shall be as per the 4th schedule. राज्यसभा निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? Which members participate in the Rajya Sabha election? राज्यसभा निर्वाचन में केवल और केवल राज्य विधानसभा के मात्र निर्वाचित सदस्य, that means संबंधित राज्य के विधायक ही वोटिंग कर सकते हैं। Only and only the elected members of the state legislative assemblies, that is MLAs, can participate in the election of Rajya Sabha. राज्य के राज्यपाल द्वारा विधानसभा में नॉमिनेट किया गया मेंबर, जो कि संख्या में मात्र 1 होता था, राज्यसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। Member nominated by the governor to the legislative assembly, which was only 1 in number, couldn't participate in the election of Rajya Sabha. However, under the 104th Amendment of the Constitution, the provision of the nomination of the member by the governor of state in the legislative assembly has been abolished. यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन के 104वें संशोधन के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर के द्वारा मात्र 1 सदस्य के नॉमिनेशन का यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। क्या राज्यसभा निर्वाचन में सभी संघ शासित प्रदेश भाग लेते हैं? Do all union territories participate in the election of Council of States? यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। चूंकि राज्यसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली मींस विधानसभा का होना कंपलसरी है, अतः केवल वही यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जहां विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली अस्तित्व में होती है।
इस प्रकार वर्तमान में मात्र 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर ही राज्यसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फ्यूचर में यदि जम्मू कश्मीर को पुनः स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है तो यह संख्या मात्र 2 ही रह जाएगी। क्या राज्यसभा निर्वाचन में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी मतदान कर सकते हैं? Can the President of India and the Vice President also participate in the Rajya Sabha election? क्या प्राइम मिनिस्टर तथा उनकी काउंसिल के अन्य मिनिस्टर्स भी अपर हाउस के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? Whether the Prime Minister, along with all ministers of his Council of Ministers, also participate in the election of Rajya Sabha? क्या राज्यसभा के इलेक्शन में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी भाग ले सकते हैं? Can the members of Lok Sabha along with Rajya Sabha also participate in the election of Rajya Sabha? इन सभी का आंसर है नहीं। आर्टिकल 80 क्लॉज 4 कहता है कि राज्यसभा इलेक्शन में केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मात्र इलेक्टेड मेंबर्स दैट इज MLAs अर्थात प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या राज्यसभा निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भी भाग ले सकते हैं? Can the members of Legislative Council, that means MLCs, also participate in the election of Rajya Sabha? इसका आंसर है नहीं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल मात्र 0.6 स्टेट्स में है, अन्य स्टेट्स में नहीं है। क्या चीफ मिनिस्टर के साथ साथ उनकी काउंसिल के अन्य मिनिस्टर्स भी अपर हाउस के इस इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं? Whether the chief minister, along with all ministers of his Council of Ministers, also participate in the election of Rajya Sabha? इसका आंसर yes और no दोनों में ही हो सकता है। रिलेटेड स्टेट्स के केवल वही मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर ही राज्यसभा इलेक्शन में वोटिंग कर सकेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोटे से बनाए गए मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर नहीं। क्या राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा भी मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है? Whether the members are nominated also by the president in the Rajya Sabha? इसका आंसर है yes। आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए प्रेसिडेंट को यह पावर प्रोवाइड कराता है कि वो अर्थात प्रेसिडेंट राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को नाम निर्देशित या नामांकित मींस नॉमिनेट कर सकता है। प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का जो नॉमिनेशन किया जाता है क्या वो नॉमिनेशन फील्ड्स शेड्यूल 4 में डिस्क्राइब किए गए हैं? Are the nomination fields for the nomination of members in the Rajya Sabha by the President of India mentioned in Schedule 4? इसका आंसर है नहीं। Nominated person that calls as nominee यह कौन कौन सी फील्ड से होंगे इसे आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में डिस्क्राइब किया गया है, न कि शेड्यूल 4 में। अब प्रश्न उठता है कि राज्यसभा में सदस्यों के नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन फील्ड्स कौन कौन से होंगे? What are the nomination fields for the nomination of members in Rajya Sabha? आंसर है साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा। Nomination fields are related to literature, science, art and social service. ध्यान रखिएगा कि उपनामांकित क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 80 की उपधारा 3 में इसी क्रम में वर्णित किए गए हैं जिस क्रम में यहाँ आपको बताया जा रहा है। We remember that these nominated fields have been mentioned in the Constitution in the same order, by which order is being told to you here. Always keep in mind that Article 80 Clause 1 Subclause A express the power of President to nominate 12 members in the Council of States, while Article 80 Clause 3 describes those 4 fields from where these 12 members have to be nominated. मतलब कि आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए राष्ट्रपति की उस शक्ति को व्यक्त करता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, जबकि आर्टिकल 80 क्लॉज 3 उन चारों क्षेत्रों का वर्णन करता है जहां से यह 12 सदस्य मनोनीत किए जाने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट तथा गवर्नर की नॉमिनेशन पावर के संबंध में। पार्लियामेंट के अपर हाउस दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। पार्लियामेंट के लोअर हाउस दैट इज हाउस ऑफ पीपल में 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 331, जो कि संविधान के 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस राज्य विधान परिषद यदि अस्तित्व में है तो अपर हाउस के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 1/6 पार्ट के समतुल्य सदस्यों को नॉमिनेट करता है। स्टेट गवर्नर अंडर आर्टिकल 171 क्लॉज 3 सब क्लॉज ई।
Nomination fields for the members nominated by the Governor of State in Legislative Council are described in Article 171 Clause 5. कला, विज्ञान, साहित्य तथा सामाजिक सेवा, That means आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस के अतिरिक्त गवर्नर को एक फील्ड और मिल जाता है, और वो है सहकारी आंदोलन, मीन्स कोऑपरेटिव मूवमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था स्टेट गवर्नर द्वारा अंडर आर्टिकल 333, जो कि संविधान के 104वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट पार्लियामेंट तथा स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउसेज में एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन उसी कंडीशन में किए जाते थे कि जब इन सदनों में एंग्लो इंडियंस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। अब हम इस सेशन के लास्ट टॉपिक को उठाते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 104th अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। इस संशोधन बिल को 126th अमेंडमेंट बिल 2019 के नाम से 10 दिसंबर 2019 को हाउस ऑफ पीपल अर्थात लोकसभा में और 12 दिसंबर 2019 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यसभा में पारित किया गया। तदुपरांत 21 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन से रिलेटेड यह अमेंडमेंट बिल 25 जनवरी 2020 को 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के नाम से लागू कर दिया गया। यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्या है तथा कहां-कहां एप्लीकेबल होता है, इसे समझने से पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में मेंशन किए गए आरक्षण के विभिन्न प्रकारों की। That means, at first we will discuss about types of reservation mentioned in Indian Constitution. Reservation in educational institutions. Article 15, Clause 4 के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अर्थात शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाता है। इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 तथा आर्टिकल 333 के तहत हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा में तथा राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स राज्य विधानसभा में रिजर्वेशन दिया जाता है। देखिए, आर्टिकल 330 हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा में एससी तथा एसटी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 331 हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन से रिलेटेड था। एक था। इसी प्रकार आर्टिकल 332 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स राज्यों की विधानसभाओं में एससी तथा एसटी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन से रिलेटेड था। एक था। कम्युनिटी वाइज देखिए कि एंग्लो इंडियंस को हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा में अभी तक 2 सीटों पर नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 331, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को अभी तक 1 सीट पर नॉमिनेट किया जाता था स्टेट गवर्नर द्वारा अंडर आर्टिकल 333। इसी प्रकार एससी तथा एसटी को लोकसभा में 131 सीटों पर रिजर्वेशन प्राप्त है अंडर आर्टिकल 330, जिसमें 84 सीट शेड्यूल कास्ट मीन्स अनुसूचित जातियों के लिए, जबकि 47 सीट शेड्यूल ट्राइब्स मीन्स अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व्ड हैं, तथा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए पूरे भारत में कुल 1168 सीट्स रिजर्व्ड है अंडर आर्टिकल 332, जिसमें से 614 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए तथा 554 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। अब दोबारा आते हैं 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 पर, जिसके द्वारा एससी तथा एसटी का पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो पहले की तरह ही पुनः 10 इयर्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, परंतु एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन यह कहते हुए इंक्रीज नहीं किया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एंग्लो इंडियंस की ऑफिशियल पॉपुलेशन मात्र 296 ही रह गई है, और इस प्रकार एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेशन का यह प्रोविजन स्वतः ही समाप्त हो गया। यद्यपि 2011 की सेंसस अर्थात जनगणना में एंग्लो इंडियंस से रिलेटेड तो कोई कॉलम था ही नहीं। इसी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 का क्लॉज 2 स्वतः ही इनफेक्टिव अर्थात निष्प्रयोज्य या अस्तित्वहीन हो जाता है, जिसमें डेफिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन के अंतर्गत कहा गया है कि एंग्लो इंडियंस का तात्पर्य इंडिया में परमानेंट रूप से निवासरत ऐसे सिटीजन से होगा जिनका पैतृक संबंध मीन्स एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप किसी यूरोपियन कंट्री से रहा होगा।
इसके अलावा अपना कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अन्य प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, careers, combined classes @gmail.com पर मोबाइल नंबर के साथ ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे पर्सनली कांटेक्ट करेगी। हमारे उत्साह वर्धन के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। विश्वास कीजिए, यह बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।